नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और जैसा कि आपकी 30 सितंबर को 69 बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए हम टेस्ट सीरीज करा रहे थे। 8 फुल लेंथ टेस्ट हम करा चुके थे। ये हमारा 9th फुल लेंथ टेस्ट है और ये परफेक्शन आईएएस का हम टेस्ट करा रहे हैं। ये 4 ऑप्शन पे बेस्ड टेस्ट है और 150 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। आधुनिक भारत का एनसीईआरटी बेस्ड ये फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। और हम किस शेड्यूल के हिसाब से ये टेस्ट कराएंगे परफेक्शन आईएएस के, ये हम आपको बता देते हैं। तो हम इस शेड्यूल के हिसाब से टेस्ट कराएंगे। फर्स्ट टेस्ट जो होगा हमारा वो मॉडर्न हिस्ट्री का जो कि हम आज करा रहे हैं। इसमें 150 क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी पे आधारित हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के हैं सभी। सेकंड होगा एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री का। थर्ड बायोलॉजी का होगा और फोर्थ जो होगा वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का होगा। एक बायोलॉजी का अच्छा वेटेज रहता है बीपीएससी में, इसीलिए इन्होंने बायोलॉजी को अलग से टेस्ट के तौर पे रखा है। और फिफ्थ जो होगा वो ज्योग्राफी का, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। और सिक्स्थ होगा इंडियन इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट का। और सेवन्थ होगा इंडियन पॉलिटी का। तो इस तरह से फिर बाद में रिवीजन टेस्ट कराएंगे हम। तो ये हमारा शेड्यूल है जिसके आधार पे हम टेस्ट कराएंगे। तो आइए देखते हैं अपना टेस्ट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो पुर्तगाली थे इनसे संबंधित कथन दे रखे हैं। फर्स्ट है, बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग 1 सदी तक पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा। और सेकंड है, इन्होंने कोचीन, गोवा, दमन में फैक्ट्री खोली। तो देखो फर्स्ट तो सही है, और कोचीन, गोवा और दमन में इन्होंने फैक्ट्री खोली, सेकंड भी सही है। इन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया, तो ये भी सही है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन इसके सही हैं, ए, बी और मतलब 1, 2 और 3। और अल्बुकर्क ने जो गोवा पर अधिकार किया था ये 1508 में नहीं किया था, बल्कि ये किया था 1510 में। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक। तो सभी फैक्ट ये पुर्तगाली से संबंधित इंपॉर्टेंट हैं। देखिए सबसे अच्छी बात इस टेस्ट की ये है कि जैसे कि बीपीएससी ने कल क्लियर कर दिया है, आयोग ने, चेयरमैन साहब का ट्वीट आया था कि 4 अब ऑप्शंस रहेंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इसमें 4 ऑप्शन ही दिए हुए हैं। तो इसी जिस फॉर्मेट में पेपर आने वाला है उसी फॉर्मेट में अगर प्रैक्टिस की जाती है तो आपके जो है अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं वहाँ पे। सेकंड है, जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ वजीर जुल्फिकार खां के हाथों में था। इसने साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किए जिनमें शामिल नहीं था। तो इसमें देखो हमें नहीं पे विशेष ध्यान देना है क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं था? पहला है, इसने जजिया कर को समाप्त किया, सही है। और आमेर के जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी, ये भी सही है। जयसिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया, तो ये भी सही है। मतलब जयसिंह को सूबेदार बनाया था इसने जयपुर का। और मारवाड़ के अजीत सिंह को ये गलत है, ठीक है। जयसिंह को इसने जयपुर का नहीं बल्कि मालवा का सूबेदार बनाया था। और मारवाड़ के अजीत सिंह जो थे इनको महाराज की पदवी दी गई व गुजरात के सूबेदार नियुक्त किए गए। तो मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे इनको महाराजा की पदवी देके गुजरात का सूबेदार बनाया गया, ये भी सही है। राइट आंसर इसका हो गया सी, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया गया था। क्वेश्चन थर्ड है, ये किसने कहा था कि ये फल यानी फल चेरी जो है एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगी? तो ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। तो देखो 1851 में जो गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। और अवध में सहायक संधि कब थोप दी गई? 1801 में। क्वेश्चन 4 है, 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन इसमें पूछा है। विद्रोह का आरंभ जो हुआ था वो 10 मई 1857 की मेरठ से 36 मील दूर दिल्ली से हुआ। तो ये जो है 10 मई असत्य कथन पूछा, तो उसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, क्योंकि 10 मई 1857 को तो हुआ था लेकिन 36 मील दूर दिल्ली से नहीं बल्कि मेरठ से हुआ था। तो ये गलत हो गया, ठीक, मेरठ होगा यहाँ पे। और बाकी सेकंड बी, ऑप्शन बी जो आपका है ये सही है, लेकिन इसमें असत्य पूछा तो ये सही हो गया इसका, ठीक। कुंवर सिंह जगदीशपुर के असंतुष्ट जमींदार थे, ये भी सही है।
और 1857 की क्रांति को दबाने के लिए इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया, ये भी सही है। ठीक। क्वेश्चन 5 है, हैदराबाद राज्य जो था वो उत्तर मुगल काल के समय इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी निज़ाम उल मुल्क ने। तो निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने 1724 में, कब? 1724 में इसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की और सैयद बंदू को गद्दी से हटाने में इसकी अहम भूमिका रही। इसको दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त था। किसको? निज़ाम उल मुल्क को। क्वेश्चन 6 है, बंगाल के नवाबों में किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया? तो अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को किसने दे दिया था? तो ये दे दिया था अलीवर्दी खां ने। ठीक है। अलीवर्दी खां जो था उस अलीवर्दी खां को मराठों के बराबर, मतलब मराठों के बार बार अगर ये हमले कर रहे थे, इससे तंग होना पड़ा और लास्ट में जाकर उसने क्या किया कि उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को देना पड़ा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करें व असत्य कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर जो है आपका असत्य कथन पूछा है ना इसमें, तो इसमें विशेष ध्यान देना है कि सत्य पूछा है या असत्य। तो फर्स्ट देख लेते हैं, अंग्रेजों के हाथों 1798 में मारे जाने वाले टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। तो देखिए ये फर्स्ट इसका ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि ये 1798 में नहीं 1799 में मारे गए थे। ठीक। तो राइट आंसर तो पहले वैसे इसका ए हो गया, लेकिन हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। उसने एक नए कैलेंडर को लागू किया, ये सही है। उसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी थी इसकी, तो ये भी सही है। इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया। ये पूछ सकता है आपसे कि स्वतंत्रता वृक्ष जो है कहाँ पे लगाया गया था? तो श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। और किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने। और एक जैकोबियन क्लब का भी इस मेंबर बना था। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था, इसका जो मुख्य कारण था वो भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णय करना। मतलब परमानेंट स्थायी हो गया ना, तो स्थायी बंदोबस्त यानी भू राजस्व का अब जो आपको फिक्स रेवेन्यू मिलने लगेगा। तो ये इसका मेन रीजन था। और नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह को सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। जो बंगाल में सन्यासी विद्रोह हो रहे थे उसको जो है जो सत्ताच्युत मतलब सत्ता से हटाए जाने वाले जमींदार थे और धार्मिक नेता थे, इसे विद्रोह का मुख्य कारण मतलब इन्होंने नेतृत्व दिया। और इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था ये बताना है। तो इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध, ये सही है ऑप्शन। और 1770 में बंगाल में पड़ा भयंकर अकाल, ये भी सही है। और जमींदारों से उनकी जमींदारी का छीना जाना, तो यही गलत है। तो मुख्य कारण पूछा है, तो राइट आंसर हो गया 1 और 2 सही है। देखिए 18वीं सदी के बाद जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो उस टाइम के वायसराय थे भारत के, बंगाल व बिहार में एक विद्रोह हुआ। ठीक है। जिसे जो है सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता था। उस टाइम वायसराय नहीं थे, गवर्नर जनरल थे। और पंडित भवानी चरण पाठक बंगाल की भूमि में ब्रिटिश शासक और शोषण के खिलाफ जो है उनके सन्यासी विद्रोह के मुख्य नायक ये रहे। कौन रहे इसके मुख्य नायक? पंडित भवानी चरण पाठक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का ये जो कथन है किससे संबंधित है? कौन से गवर्नर जनरल से संबंधित है? आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित में अधिक प्रतिभाशाली थे। तो ये जो कथन है वो वॉरेन हेस्टिंग्स का है। 1813 में भारतीय शिक्षा की दशा व दिशा के बारे में ये उन्होंने कमेंट किया था। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसी प्रकार का कथन कुछ वर्ष पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी दिया था। क्वेश्चन 11 है, लगभग 1 शताब्दी तक पुर्तगाली दक्षिण भारत में छाए रहे, खुले समुद्र पर उनका राज चलता रहा, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो पुर्तगालियों के बारे में ये कथन है कि ये क्यों दक्षिण भारत पे छाए रहे और क्यों इनका जो है समुद्र पे इनका राज चलता रहा। तो इसका मेन रीज़न यही था कि पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसीलिए उन्हें मुगलों की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा, ये मेन रीज़न था। ठीक। क्वेश्चन 12 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कथन जो असत्य है वो बताना है।
तो देखो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, सही है। डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करने जो चार्टर था को स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छिड़ने, संधि करने, इलाके जीतने और किले बनाने के अधिकार दे दिए, ये भी सही है। और डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया जैसे द्वीपों में थी जहां मसाले खूब पैदा होते थे, तो ये आंसर भी सही है। तो देखो असत्य पूछा है, चौथा ऑप्शन आपका बचा। डचों ने पटना में अपने कारखाने 1633 में स्थापित किए, तो ये गलत हो गया और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्योंकि पटना में इसने अपना कारखाना जो खोला था वो 1633 में नहीं 1632 में खोला था, तो असत्य कथन डी हो गया। क्वेश्चन 13 है, वर्ष 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने कहाँ के गवर्नर जनरल को सलाह दी थी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति को स्थापित करें और राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाएं कि भारत में एक बड़े, मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाली जा सके। तो ये जो है कहाँ के गवर्नर जनरल ने सलाह दी थी? मद्रास के। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान कलकत्ता की नींव 1698 में पड़ी थी। ये अपने आप में एक फैक्ट है कि कलकत्ता की नींव कब पड़ी थी? 1698 में, जिसमें उस समय का कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। तो कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था, जब हम नहीं था निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, या हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो देखिए सूतानाती इसमें शामिल था, सूतानाती शामिल था, कालीकाता इसमें शामिल था और गोविंदपुर शामिल था। 24 परगना का जो क्षेत्र था ये इसमें शामिल नहीं था, ठीक। और सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर, इनकी जमींदारी 1698 में इनको मिल गई थी अंग्रेज़ों को, और यहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट विलियम नाम का एक किला बनवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, ईस्ट इंडिया एक कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इससे संबंधित कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो भारत से इंग्लैंड में होने वाला प्रतिवर्ष आयात 1708 में 50 लाख पाउंड था। 50 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख, तो ये 5 लाख दिया हुआ है, ठीक है। 50 लाख नहीं है, 5 लाख पाउंड था। मगर 1740 तक वह 17,95,000 पाउंड का हो गया, ये सही है, ठीक है। और सेकंड है, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की अंग्रेज बस्तियां विकसित हो रहे नगरों का केंद्र बन गईं, तो ये सही, ये भी सही है क्योंकि मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की जो अंग्रेज बस्तियां थीं ये विकसित हो रहे जो नगर थे इनका केंद्र बन गई थी, एक महत्वपूर्ण रियासतें हुआ करती थीं। 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख और कलकत्ता की 2 लाख, बम्बई की 70,000 हो चुकी थी, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका राइट आंसर है, क्योंकि असत्य पूछा है तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि 1600, ये ऑप्शन गलत हो गया। क्यों हो गया गलत? क्योंकि 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने के लिए एकाधिकार कंपनी को 10 वर्षों के लिए नहीं बल्कि 15 वर्षों के लिए दिया गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत में जिस राज्य को सबसे पहले अपने अधीन किया वह बंगाल था। इसके अनेक कारण थे, आर्थिक कारण में कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं था? तो आर्थिक कारण में पूछ रहा है कि कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं था। बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े थे, ये भी सही है। 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले हुए थे, ये भी सही है। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की छूट थी, ये भी सही है, लेकिन पूछा है महत्वपूर्ण कौन सा नहीं था? तो महत्वपूर्ण जी ये नहीं था कि मुगल सम्राट की पूरी तरह से अंग्रेज़ों को संरक्षण देता था, तो मुगल सम्राट पूरी तरह से अंग्रेज़ों को संरक्षण नहीं देता था, ये गलत हो गया, ठीक है। और राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने प्लासी के युद्ध के बारे में टिप्पणी की? प्लासी के युद्ध के बारे में ये टिप्पणी की थी कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। मतलब भारत के लिए जो एक शाश्वत दुख है इसकी काली रात का आरंभ हो चुका है। तो प्लासी का युद्ध के बारे में ये टिप्पणी करी है नवीन चंद्र सेन ने, और नवीन चंद्र सेन ने ये बात बोली थी कि अब भारत के लिए दुख की काली रात का आरंभ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूटो। मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहें हाथ डाल लो,
ये उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन संबंधित है कर्नल माल्सन से। ओके, देखिए इसी तरह बीपीएससी में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे आने लगे हैं। अब थोड़ा लेवल भी ऊपर हो गया और फिर एनसीईआरटी से ये क्वेश्चंस हैं तो इम्पोर्टेंट भी हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पूछने के। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें अगर आप ऐसे ही वीडियो से जुड़ना चाहते हैं। और ये टेस्ट सीरीज़ आपकी कंटिन्यूसली जो हमने शेड्यूल दिखाया आपको इसके अकॉर्डिंग चलती रहेगी, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न पे टेस्ट सीरीज़ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हड़पने के लिए बेलेजिली ने किस उपाय का सहारा नहीं लिया? तो सहायक संधि प्रथा अपनाई इसने और खुला विद्रोह भी किया, पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका भी हड़पा, लेकिन व्यक्तिगत का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत का सिद्धांत जो संबंधित है वो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, किसने गर्वपूर्वक घोषणा की कि काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है एक योद्धा की तरह मर जाना? तो बहुत ही अच्छी बात है, ये इतना अच्छा स्टेटमेंट है। ये किसने दिया था? ये दिया था टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने ये कहा था कि काफिरों का दयनीय दास बनने से अच्छा है या पेंशन प्राप्त जो राजा बनने से अच्छा है कि एक योद्धा की तरह लड़ते लड़ते मर जाओ। क्वेश्चन 21 है, हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और ये बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। तो ये बोली थी बात चार्ल्स नेपियर ने। चार्ल्स नेपियर ने ये बात बोली थी और सिंध के अमीर कहलाने वाले सरदारों से 1839 में एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए थे इन्होंने। क्वेश्चन 22 है, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन किया गया वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया। 23 है, बारदौली सत्याग्रह के बारे में निम्न कथन में से कौन सा सत्य है? तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट दे रखा है, इसकी पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि में अनेक समाज सुधार किए गए, सही है। आंदोलन के समय सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया गया, तो देखो सामाजिक बहिष्कार भी किया गया था बारदौली सत्याग्रह में, ये भी सही है। और महिलाओं ने बारदौली सत्याग्रह में हिस्सा लिया, तो महिलाएं जो थी इन्होंने बारदौली सत्याग्रह में हिस्सा भी लिया और जो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनको सरदार की उपाधि भी इन्होंने ही दी थी। और जो बारदौली सत्याग्रह था ये जून 1928 में हुआ था। इस आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो ये था कि सरकार के द्वारा जो लगान थी इसमें 20% की वृद्धि इन्होंने कर दी थी, तो इसको कम कराना इसका मेन उद्देश्य था। तो राइट आंसर इसका डी हो गया। क्वेश्चन 24 है, मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष जो भी थे ये बताना है। इन्होंने टिप्पणी की कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ें सोखकर टेम्स नदी के तट पर जो है निचोड़ देती है। तो ये कहा था जॉन सुलिवन ने। समझ रहे हो आप कि जो भी है अच्छी चीज़ें गंगा के तट से सोखो और टेम्स की नदी यानी लंदन में पहुंचा दो आप वहाँ पे। तो ये काम कर रही थी, ये कहा था जॉन सुलिवन ने। 25 है, एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एनी बेसेंट के बारे में असत्य कथन पूछा है। एनी बेसेंट जो थी एक आयरिश महिला थी और 1893 में भारत आई थी, तो ये सही है। 1893 में भारत आई थी, आयरिश महिला थी। 1888 में बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी, तो बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य भी 1888 में बनी और इनके प्रयासों से 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। इन्होंने अपने को सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा नहीं जी, इन्होंने तो होम रूल आंदोलन भी चलाया था, तो राष्ट्रीय आंदोलन से दूर नहीं रखा। राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में क्या क्या हुआ? तो जो प्रथम 20 वर्ष थे उसमें जो है प्रत्येक वर्ष के अंत में एक 3 दिवसीय अधिवेशन होता था। अधिवेशन के सभी प्रमुख वक्ता अंग्रेजी भाषा में भाषण देते थे और अधिवेशन के अंत में राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक मुद्दे से जुड़े प्रस्ताव पारित किए जाते थे। तीनों ही ऑप्शन सही हैं। राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। साइमन नेक्स्ट है 27, साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन से युग में सुमेलित नहीं है? तो साइमन कमीशन का विरोध जिसने किया उसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो भाई खलीकुज्जमा जो थे इन्होंने लखनऊ से विरोध किया था,
और ये लखनऊ से थे, मतलब टी प्रकाशम ये मद्रास से थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये पूछा है ना संबंधित कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, तो जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ये लखनऊ से इन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। तो आप कंफ्यूज मत होना, इलाहाबाद में ये पैदा जरूर हुए थे प्रयागराज में, बट लखनऊ से इन्होंने बहिष्कार किया था, तो यही गलत हो गया। ठीक है, लाला लाजपत राय ने पंजाब से रिप्रेजेंट किया था, तो राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने अपनाया? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी इसको अपनाया था रीड और मुनरो ने। तो 19वीं सदी के आरंभ में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के कुछ भागों में इसको लागू किया गया और प्रत्येक 20 या 30 वर्षों के बाद इसकी दरों का पुनर्निर्धारण किया जा सकता था। 29 है, कॉर्नवालिस से संबंधित कौन से कथन असत्य हैं? तो कॉर्नवालिस के बारे में बताना है। नागरिक सेवा का जन्मदाता इसको कहा जाता है। ये 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया और इसने कंपनी के कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए थे। ये भी सही है, तो राइट आंसर इसका जो डी है यही गलत है, क्योंकि इसने 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में आने वाले लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था। तो ये इसने नहीं खोला था भाई, ये खोला था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक, ऊपर हमने बताया भी था। क्वेश्चन 30 है, विनोदिनी दासी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो जो विनोदिनी दासी थी इनके बारे में, इन्होंने अपनी आत्मकथा आमार कथा के नाम से लिखी, सही है। इनकी आत्मकथा कई भागों में प्रकाशित हुई, ये भी सही है। इन्होंने बंगाल में एक थिएटर की स्थापना में सहयोग किया था। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, राइट आंसर इसका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की? तो 1791 में हिंदू कानून, देखो क्वेश्चन में भी फैक्ट होता है, आपके क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें नाम पूछा है लेकिन अदर फैक्ट क्वेश्चंस में दे रखे हैं। जैसे किसने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? तो किसने की थी स्थापना? ये स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में मुस्लिम कानून की और इससे संबद्ध विषयों के अध्ययन और पढ़ाई के लिए कलकत्ता मदरसा कायम किया। तो 1791 में हिंदू कानून हो रहा है जोनाथन डंकन के द्वारा, और वॉरेन हेस्टिंग्स 1781 में पहले ही मुस्लिम कानून को लागू कर चुके थे। नेक्स्ट है 32, ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। तो ये साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 के समीक्षा हेतु, जो 1919 का अधिनियम था इसकी समीक्षा के हेतु किया गया था। ठीक, 1927 में इसका गठन हुआ, 1928 में ये भारत आया और इसका बहिष्कार किया गया। साइमन गो बैक, काले झंडे इसको दिखाए गए। क्वेश्चन 33 है, निम्न में से किस पुर्तगाली गवर्नर को गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। तो अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की थी और अल्बुकर्क को जो है अपने पुर्तगाली औपनिवेशिक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्वेश्चन 34 है, निम्नलिखित कथनों में से ये जो है किससे संबंधित हैं? तो राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में निहित है। तो ये कथन किससे संबंधित है? रविन्द्रनाथ टैगोर से। क्वेश्चन 35 है, हेनरी विवियन डेरोजियो से संबंधित असत्य कथन। तो देखिए पर्सनालिटीज से क्वेश्चन बनता है, चाहे वो ब्रिटिश पर्सनालिटी रही चाहे इंडिया की महान पर्सनालिटीज रही, तो इनसे क्वेश्चन बनता रहा है। विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और हेनरी विवियन डेरोजियो, डलहौजी, ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हेनरी विवियन डेरोजियो के संबंध में असत्य कथन बताना है। फर्स्ट है, इनका जन्म 1809 में हुआ था। 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया और इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की। तो तीनों ही सही है, राइट आंसर इसका डी हो गया। ये गलत है क्योंकि इनकी मृत्यु 32 वर्ष की आयु में नहीं बल्कि 22 वर्ष की, देख रहे हो, मात्र 22 वर्ष की आयु में ये इतना कुछ कर चुके थे। तो 22 वर्ष की अवस्था में हैजा से इनकी मौत हो गई। तो ये गलत है, यहाँ 32 दे रखा है, राइट आंसर इसका डी हो गया। और 1851 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने कहाँ पर लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था? तो ये जो स्कूल खोला गया था पूना में खोला गया था। वर्ष 1950 में विष्णु शास्त्री जो पंडित थे
इन्होंने विधवा विवाह समाज स्थापित किया था। एक फैक्ट ये भी इम्पोर्टेंट याद है रखना आप। क्वेश्चन 37 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो झांसी की रानी से संबंधित जो कथन है, फर्स्ट है, अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र लेने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार किया व उसके राज्य का अपहरण कर लिया। सही है। अंग्रेजों के साथ इनकी एक भयानक लड़ाई हुई जिसमें स्त्रियां तक तोपें चलाती व गोले बारूद बांटती देखी गई। ये भी सही है। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूम से लड़ते हुए 17 मई 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। तो देखिए जी, ह्यूम से नहीं बल्कि ये हीरोज से लड़ते हुए जो है वीर गति को प्राप्त हुई थी। राइट आंसर इसका सी है। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, तो ये भी सही है। ठीक है, असत्य कथन पूछा था, सी इसका सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, 1856 ये एक मिनट, इसमें कुछ करेक्शन देखिए, 17 मई को नहीं 17 जून को हुई थी ये वीरगति को प्राप्त, और ये ह्यूम से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो एक बार कन्फ्यूजन है यहाँ पे, ह्यूम है या हीरोज, आप एक बार गूगल करके देख लेना। इन्होंने इसको राइट आंसर की में जो माना है वो इसको सी सही माना है। ठीक है, इसको गलत माना है। 17 जून 1858 इसमें डेट दे रखी है, जबकि मुझे लग रहा है ह्यूम नहीं, यहाँ पे हीरोज होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, 1857 के विद्रोह को दबाने में किन सैनिकों को ख्याति प्राप्त हुई? तो किन सैनिकों को ख्याति जो है प्राप्त हुई? जॉन लॉरेंस को, आउटरम को, हैवलॉक को, नील को और कैंपबेल और हीरोज। देखिए हीरोज यहाँ भी दिया हुआ है, तो ये सभी सही हैं। ह्यूम का नाम भी नहीं है, तो मुझे लगता है वहाँ हीरोज ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा गलत नहीं है? तो इसमें गलत नहीं है पूछा गया है, मतलब इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 2 गलत होंगे, 1 सही होगा, या जो भी हो आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक अंग्रेजी व्यापारी पोस्ट खोलने की अनुमति का अनुरोध करने के लिए आया था। सही है। हालांकि सम्राट ने डच दबाव के कारण इसे अस्वीकार किया, तो डच दबाव के कारण सम्राट ने अस्वीकार नहीं किया था, इसको स्वीकार कर लिया था। तो ये गलत हो गया। और बाद में 1612 में अंग्रेज जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना बनाने की अनुमति दी, तो ये सही है। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने सेना के ढांचे में अनेक परिवर्तन किए, कौन सा निम्न में से असत्य है? तो असत्य बताना है। तो सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। बंगाल के सेना में ये अनुपात 1:1 था, तो यही गलत है, क्योंकि 1:1 नहीं था भाई, ये 1:2 था। बम्बई में 2:5 था, और भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय सेनाओं को तैनात किया गया, ये भी सही है। और तोपखाने जैसे सेना के महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह यूरोपियों के हाथ में रखे गए, ये भी सही है। राइट आंसर इसका हो गया ए, 1:2 होगा यहाँ पे इस जगह पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से असत्य कथन बताने हैं। तो 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों के भाग लेने से इनकार करने पर अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने इनकी प्रशंसा की, तो सही है ये। और रूढ़िवादी वर्ग के सहयोग की इस नीति के अनुसार अंग्रेज़ों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी, और क्योंकि उनका मत था कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा आदि समाज सुधार के कदम 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण थे। ये भी सही है, मतलब समाज के साथ जो सुधार किए जा रहे थे उनको लग रहा था कि ये हम इनके समाज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसीलिए विद्रोह हुआ है। क्वेश्चन सी, इसका ऑप्शन सी है। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। तो देखिए थोड़ा सा अंतर है, समझिए आप। तो इनकी पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें दे रखा है द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक इसकी है मेघनाथ देसाई की, याद रखना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई की है। देखिए क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट थोड़े इसमें बड़े लग रहे होंगे। टेस्ट सीरीज लगाने के 2 फायदे होते हैं, फैक्ट को रिवाइज कर लेना, अपने आप का आकलन कर लेना। तो ज़्यादा ध्यान इस पे दें, आपको जो भी फैक्ट मिस हो रहा है उसको लिखें कॉपी पे। बीपीएससी के चेयरमैन का वैसे भी बयान आया है, इंटरव्यू उनका, उन्होंने उसमें बोला है कि पेपर को तो टफ बनाया ही जाएगा, आप अपना डेप्थ बढ़ाइए। ठीक, तो उस हिसाब से आपको
इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने मिल सकते हैं। 42 है 1897 में तिलक को किस अपराध के कारण जेल की सज़ा हुई। तो इनको जो है इन्होंने अपने भाषण और लेखों के द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के कारण इसीलिए इनको सज़ा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43 है ब्रिटिश शासन में भारतीय मजदूरों की हालत का वर्णन जर्मनी के किस प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने 1938 में इन शब्दों में किया था कि आधा पेट खाकर रहने वाला, जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से है। मजदूरों के बारे में एक कथन है ये। तो ये किसने दिया था? यूर्गेन कुंत्सिस्की ने। ठीक। क्वेश्चन 44 है चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेसों को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया। चार्ल्स मेटकाफ ने ये कब मुक्त किया था? इसने ये मुक्त किया था 1835 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये बंदोबस्त व्यवस्था दे रखी है और एक मिनट, ये बंदोबस्त व्यवस्था है और इधर जो है उनके क्षेत्र दे रखे हैं। तो कौन सी किस क्षेत्र में लागू की गई थी ये बताना है। तो देखिए ये जो स्थायी बंदोबस्त था इसको लागू किया गया था उत्तरी कर्नाटक, बंगाल और बिहार। समझ रहे हो? अभी एकदम साउथ में उत्तरी कर्नाटक में देखा जाए तो बंगाल में और बिहार में और उड़ीसा में। तो इसमें लागू किया गया। रैयतवाड़ी को लागू किया गया महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में। और महालवाड़ी को आगरा, अवध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी यूपी में भी लागू किया गया इसको और संयुक्त प्रांत में। तो बिहार से जो संबंधित है वो स्थायी भूमि बंदोबस्त है और यूपी से संबंधित थी आपके आगरा वाले क्षेत्रों से, आगरा, अवध, तो ये महालवाड़ी थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग से संबंधित थी। राइट आंसर इसका हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 46 है अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गाँवों के कवच की इस बात को रेल ने भेद दिया। अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांवों के कवच की इस बात को रेल ने भेद दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये है D.H. बुकानन का। 47 है भारतीय हस्तशिल्पों की तबाही के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, किसका है? तो इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान को विरंजित कर रही हैं। इम्पोर्टेंट कथन है, कई बार ये पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में। तो ये जो है इसका राइट आंसर विलियम बेंटिक ने ये बोला था। एक मतलब कोडिंग में याद रखो, ये हड्डियों से संबंधित बात की थी, विलियम बेंटिक ने की थी, बात खत्म। 48 है भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 में बम्बई में किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी कावसजी नानाभाई के द्वारा। और कब बनी थी? 1853 में। और पहली जूट मिल जो थी वो रिसरा जो बंगाल में जगह है वहाँ पे स्थापित की गई थी। 49 है नील की खेती करने वाले किसानों के उत्पीड़न का सजीव चित्रण किसने अपने नाटक नील दर्पण में किया है? तो ये किया है दीनबंधु मित्र ने। 50 है उन्होंने महिला शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विवाह की बर्बर प्रथा को सख्ती से चुनौती दी और पूरे बंगाल में लड़कियों के लिए 35 स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने कुलीन ब्राह्मण बहुविवाह की तत्कालीन प्रचलित सामाजिक प्रथा के खिलाफ भी एक दृढ़ लड़ाई लड़ी। निम्न में से किसे इन उपलब्धियों का श्रेय दिया गया? तो ये श्रेय दिया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। क्वेश्चन 51 है 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया। तो किसको स्थापित किया था? लंदन में इन्होंने ये स्थापित किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन 52 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय इसके उद्देश्यों में शामिल कौन सा नहीं था? तो इसके उद्देश्य कौन कौन से थे ये पूछा गया। तो ये देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, ये इसका उद्देश्य था। जाति, धर्म, प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित तथा मजबूत करना, ये उद्देश्य था। जनप्रिय मांगों को निरूपण तथा उन्हें सरकार के सामने रखना, ये भी उद्देश्य था। डी जो है देश को स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे अग्रसित करना, ये गलत है। तो ये उनका उद्देश्य नहीं था उस समय पे।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है A.O. ह्यूम ने। ठीक, सेफ्टी वॉल्व का जिन्होंने सिद्धांत दिया, ये सिद्धांत होता क्या है? तो कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ह्यूम का जो मुख्य उद्देश्य था वो शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वॉल्व बनाना था। वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्ग तथा असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे। 54 है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली थी, इन्होंने 1890 में कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। और 55 है, राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहाँ की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने में लगा दिया था? तो ये लगा दिया था दादा भाई नौरोजी ने। राइट आंसर डी होगा, इनमें ऑप्शन में नहीं है ये, लेकिन राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। 56 है, कांग्रेस की स्थापना के बाद कब प्रथम बार एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूजा तथा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम जो होली जलाई गई? तो ये कब किया गया? 1896 में। ठीक, तो 1896 में एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। 57 देख लेते हैं। डफरिन ने किस वर्ष एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो ये हंसी उड़ाई थी 1887 में। 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो महिलाओं की स्थिति के बारे में ये जो डी कथन है, विधवा पुनर्विवाह की प्रथा, ये सही नहीं है। बाकी ए, बी और सी ये सही है। ठीक, 59 है, 1878 में ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ने के कारण क्या थे? तो दूसरी बार फूट पड़ने के कारण थे इनके द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह। इनके द्वारा ब्रह्म समाज के द्वारा केशव चंद्र सेन जो थे, इनके द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह करना। 60 है, आर्य समाज की किस योजना ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया था? तो सांप्रदायिकता को जन्म दिया था शुद्धि आंदोलन ने। और 61 है, किसका विचार था कि हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व और इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है? तो ये स्वामी विवेकानंद का था कि हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग एकमात्र आशा है, हमारी मातृभूमि के लिए दो धर्मों का मेल होना चाहिए। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी 1897 में की थी। ठीक, किसने कहा था कि जिस देश में कोयला एवं लौह अयस्क का भंडार हो तथा संचार एवं परिवहन व्यवस्था विकसित हो जाए तो वहाँ औद्योगिकरण होगा? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। 64 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में कार्यालय खोला? तो कब खोला गया? ये 1886 में कार्यालय खोला गया। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम SP ब्लॉटबस्की तथा कर्नल HS अल्कॉट के द्वारा किया गया था। बाद में ये दोनों भारत आए और 1886 में इन्होंने कहाँ पे? इन्होंने मद्रास में कार्यालय खोला। ठीक, 1893 में भारत आने वाली श्रीमती बेसेंट जो थी, इन्होंने थियोसॉफिकल आंदोलन जल्द ही भारत में फैला दिया। तो NCERT की जो क्लास 11th की 12th की बुक है आधुनिक भारत का इतिहास, उसकी पेज संख्या 183 से ये क्वेश्चन बनाया गया है। 65 है, 65 दे रखा है कि कौन सा जोड़ा सही है? तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ महात्मा गांधी ने गठन किया इसका। अखिल भारतीय दलित वर्ग इससे जुड़े थे अम्बेडकर, और डिस्प्लेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी BR सिंधे इससे जुड़े थे। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, राइट आंसर हो गया डी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ के जो गठन किया महात्मा गांधी ने, अखिल भारतीय दलित वर्ग अम्बेडकर ने, और डिस्प्लेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी BR सिंधे। ठीक, 66 है, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब व कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1863 कोलकाता में। 67 है, किसका कथन है हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं? तो ये सर सैयद अहमद खान का कथन था। अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं में शामिल नहीं हैं? तो कौन शामिल नहीं है अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं में? तो ये सैयद मुश्ताक हुसैन। 69 है, 1851 में रहमानी मजदायासन सभा, यानी जिसको रिलीजियस रिफॉर्म्स
एसोसिएशन का आरंभ जो है किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने, नौरोजी फर्दन जी ने और एस बंगाली ने, ये तीनों ही शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 70 है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी 1932 में। क्वेश्चन 71 है, ये विचार दे रखे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से उत्तर चुनें। तो देखो, नरमपंथी ब्रिटिश शासकों के नैतिक सुधार के प्रति आशान्वित थे, ये सही है। राष्ट्रवादी लेखक और आंदोलनकारी भारत की आर्थिक दुर्दशा का उत्तरदायी यहाँ की चेतनाशून्य जनता को मानते थे, ये गलत है। ठीक, राइट आंसर ए हो गया। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, 1908 में तिलक को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए कहाँ रखा गया? तो ये देखो, 1908 में तिलक को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए रखा गया था मांडले जेल में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल एमपी का जो सेट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था, उसमें ये दे रखा था कि किस वर्ष रखा गया था। ठीक, 73 है, निम्न महापुरुषों को उनके कृत्यों के सही सुमेलन कीजिए उनके कृत्यों के हिसाब से। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से जन जागृति के कारण जेल गए थे। तो ये देखो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जेल तो नहीं गए थे ये। हाँ, गणेश उत्सव और शिवाजी से ये जुड़े जरूर थे, लेकिन जेल नहीं गए। जेल ये गए थे समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भड़काने के लिए। अरविंद घोष, नेक्स्ट है, अरविंद घोष बड़ौदा रियासत की नौकरी छोड़ राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय रहे, ये सही है। स्वामी विवेकानंद भारतीय जनता को शारीरिक और नैतिक दृष्टि से सशक्त करने के पक्षधर थे, ये भी सही है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 74, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना की थी आगा खां व नवाब मोहसिनुल मुल्क ने। ठीक, 75 है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का घोषित उद्देश्य क्या था? तो ये था कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी मोड़ देना, और ये इसकी स्थापना जो की थी वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। 76 बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? ये दिया गया था होम रूल आंदोलन के दौरान। होम रूल आंदोलन कब आया था, कब हुआ था, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस पत्र पत्रिका ने एक विज्ञापन छापा, भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है, तनख्वाह मौत, इनाम शहादत, पेंशन आज़ादी, लड़ाई का मैदान भारत है। ये तनख्वाह है भाई, क्या क्या? मौत, इनाम, शहादत, मतलब तनख्वाह मौत हो गई, इनाम इनका शहादत हो गया, पेंशन की आज़ादी हो गई, और लड़ाई का मैदान भारत। तो ये राइट आंसर इसका क्या होगा? गदर। तो ये गदर जो है इस पत्रिका में छापा गया था ये विज्ञापन। 78 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार विशेष अधिवेशन का आयोजन कब किया गया था? तो विशेष अधिवेशन पहली बार जो हुआ था वो 1918 में हुआ था, और ये बम्बई में हुआ था। ठीक, और इसके अध्यक्ष भी याद रखना, हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। 79 है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल नहीं थे? तो गांधी जी के साथ जो है मोतीलाल नेहरू शामिल नहीं थे। ये क्वेश्चन भी देखो बीपीएससी टीचर में पूछा गया था कि कौन कौन शामिल थे, पूछा है, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख दे रखे थे, जेबी कृपलानी भी दे रखे थे। क्वेश्चन नंबर 80 है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा था कि जिस समय पर जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था? ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और असहयोग आंदोलन के जब 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था 4 फरवरी 1922 में, तो तब ये स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। 81 है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? तो 4 फरवरी 1922 को तो ये चौरी चौरा कांड हुआ था, लेकिन इन्हें गिरफ्तार जो किया गया था वो 10 मार्च 1922 को किया गया था। ठीक, गांधी जी को 6 वर्षों की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अपरिवर्तनवादी लोगों में शामिल कौन नहीं थे? तो अपरिवर्तनवादी लोगों में शामिल नहीं थे कौन कौन? CR दास शामिल नहीं थे, बाकी वल्लभ भाई पटेल और अंसारी जी और राजेंद्र प्रसाद जी, ये सभी शामिल थे। नेक्स्ट है 83वां, दिसंबर 1922 में किसने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो ये की थी CR दास ने, A एंड B दोनों, CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने।
1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी? तो इनकी ये भूमिका थी कि वे अंग्रेज के गहरे मित्र बन गए। ठीक, वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए थे। क्वेश्चन 85 है, निम्न में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? तो ये था कि ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना। 86 है, 17 दिसंबर 1928 को किसने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया? तो ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों ने मिलके सैंडर्स को भून दिया गोली से। तीनों ही ये शामिल थे। 87 है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किस पत्र ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम ही हो गया? तो ये लिखा था लुई फिशर ने। ये अमेरिकी जीवनी लेखक थे लुई फिशर। ठीक, 88 देख लेते हैं, किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि जमींदारों और पूंजीपतियों के जुए से भी स्वयं को मुक्त कराना होगा। ये कथन किसका था? ये भगत सिंह जी का था। 89 है, निम्न में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो शिवाजी के बारे में पूछा है कि सत्य कथन कौन सा नहीं है। तो देखिए, शिवाजी ने अपने पीछे एक स्थायी साम्राज्य छोड़ा, यही गलत है क्योंकि इन्होंने कोई स्थायी साम्राज्य ऐसा नहीं छोड़ा था। राइट आंसर तो वैसे इसका सी हो गया, लेकिन हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। जो फारसी इतिहासकार थे खाफी खां, इन्होंने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की, ये सही है। हिंदवी साम्राज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले, ये भी सही है। और शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की थी, ये सही है। तो गलत पूछा है, सी होगा। 90 है, रानी गॉर्डनल्यू जो थी किस राज्य से संबंधित थी? तो इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी चर्चा में रही। तो ये जो है नागालैंड से संबंधित थी। नागालैंड ने रानी जो गिडालू भी बोलते हैं, इसको गॉर्डनल्यू भी बोलते हैं। तो ये वीरांगना थी काफ़ी नागालैंड की। इनको जो है बीरबाला ने मात्र 13 वर्ष की आयु में कांग्रेस और गांधी जी के आह्वान पर विदेश शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया था। वर्ष 1932 में ये युवा रानी पकड़ी गई और आजीवन कारावास की इनको सज़ा मिली। ठीक, उसके बाद जो है 1947 में इनको स्वतंत्रता कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने करवा दिया था इनको स्वतंत्र आज़ादी के बाद। नेक्स्ट है, 1933 में गांधी जी के बारे में किसने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी जी असफल रहे? तो ये कहा था विट्ठल भाई पटेल ने। 92 है, निम्न में से किस युग में प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? तो ये प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली ने। 93 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास किया गया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में लाखों लाख भूखे लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता भी सम्मिलित होनी चाहिए? ये 1931 के कराची अधिवेशन में। 94 है, विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1927 में। 95 है, 1946-47 के दौरान धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिकता की लहर में उनके मुसलमान बह गए, अनेक मुसलमान जो है बह गए, मगर कुछ दूसरे मुसलमान सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। ये इनमें कौन कौन से शामिल थे जो खड़े रहे? वो थे यूसुफ मेहर अली, मोहम्मद हबीब, ऐसे बरेलवी और कुमर मोहम्मद अशरफ। राइट आंसर डी होगा। 96 है, ये आंदोलन पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों के कारण था, ना कि आंदोलन के किसी एक भाग के आरंभ में। मतलब ये था कि ये आंदोलन जो था वो पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों के कारण था, ना कि आंदोलन के किसी एक भाग के। ठीक, ये विराम है। फिर आरंभ में इनके प्रमुख नेता नरमपंथी थे, किंतु बाद में इसका नेतृत्व क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। ये कथन किस आंदोलन को संदर्भित करता है? ये करता है स्वदेशी आंदोलन को संदर्भित। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने कहाँ पर समानांतर सरकार बनाई? तो ये समानांतर सरकार बनाई थी पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, बंगाल के मिदनापुर जिले में और बम्बई के सतारा जिले में, तीनों जगह बनाई थी। राइट आंसर डी। क्वेश्चन 98 है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो एटली थे, क्लीमेंट एटली, इन्होंने कब घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देंगे? तो ये घोषणा कब की गई थी?
20 फरवरी 1947 को, याद रखना डेट पूछ लेता है, और जून 1948 तक भारत छोड़ने का वादा किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा कब की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को। भारत में शामिल होने के लिए किस रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? ये कराया गया था जूनागढ़ में। ठीक। 101 है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के किन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक नाम याद रखना। तो जनरल शाहबाज पे चलाया था, जनरल गुरदयाल सिंह पे चलाया था, जनरल गुरदयाल सिंह और जनरल प्रेम सहगल, ये तीनों पे चलाया था। राइट आंसर इसका सी हो गया। जनरल संजय सिंह प्रकाश पे नहीं चलाया था। क्वेश्चन 102 है, भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इनमें से उनकी सहायता एक पुराने क्रांतिकारी ने की थी जिनका नाम था रासबिहारी बोस। याद रखना घोष नहीं है, बोस है। बोस की सहायता बोस ने की। ठीक है। 103 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इनमें प्रथम सत्याग्रही चुनने के पीछे के कारण क्या थे, कि इनको क्यों प्रथम सत्याग्रही चुना गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह में? तो इनको इसीलिए चुना गया था क्योंकि विनोबा भावे के द्वारा गांधी जी की खूब सेवा सत्कार किया गया था। तो विनोबा भावे जो थे गांधी जी की खूब सेवा सत्कार करते थे, इसीलिए। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ये तीनों ही पूछे जाते हैं। 104 है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष ये प्रस्तावित किया था कि स्वाधीनता के बाद देश के 2 भाग कर दिए जाएं और पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए? तो ये 1940 में कहा गया था, ये प्रस्ताव आया था। 105 है, वर्ष 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय जनता से ये आग्रह किया कि चीन के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचें। कांग्रेस ने किस वर्ष डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल भी चीनी सेना के साथ काम करने के लिए भेजा था? स्टेटमेंट बड़ा लग सकता है, डेट पूछी है बस आपसे, वर्ष पूछा है, आपको पूरा सिनेरियो समझ आ गया होगा। तो 1938 में भेजा था। 1937 के चुनाव में, देखिए ये क्वेश्चन स्टेटमेंट इसीलिए लंबे हैं, एनसीईआरटी से बने हैं, तो इन्होंने पूरा स्टेटमेंट उठा के दे रखा है। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन जब आएगा माइंड में तो इतना लंबा पैराग्राफ अगर आप पढ़े हुए होंगे तो क्वेश्चन माइंड में क्लिक करेगा क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम हॉल में। 106 है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। गांधी जी इस चुनाव के दौरान कितने चुनाव सभा को संबोधित किया? तो इन्होंने जो है कितने चुनाव सभा को संबोधित किया था? 0। ठीक, एक को भी नहीं। 107 है, किस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी? तो ये की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार किस वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ? तो किस वर्ष आयोजित नहीं हुआ था ये वार्षिक अधिवेशन? ये जो है 1930 में आयोजित नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 109, अहमदाबाद में मिल मालिक व मजदूरों के बीच में संघर्ष हुआ। मिल मालिक कितने प्रतिशत मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हुए? तो ये 35% पर सहमत हुए। और इसका जो है पहले 20% करना चाहते थे, लेकिन मजदूर इसे 50% कराना चाहते थे। बाद में फाइनली गांधी जी ने 35% पे इनका जो है समाधान कर दिया। 110 किस आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ थे? तो ये खेड़ा आंदोलन में। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 111 है, गांधी जी ने किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जो कि 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, ये कहा था? तो ये खिलाफत आंदोलन के समय, क्योंकि उधर खिलाफत आंदोलन हो रहा था, इधर असहयोग आंदोलन आया, तो इन्होंने कहा दोनों मिल जाओ, ठीक है, आपस में, इसीलिए ऐसा अवसर 100 वर्षों तक नहीं आएगा। 112 है, कांग्रेस के इतिहास में दूसरी बार विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक, पहली बार कहाँ हुआ था बताइए आप कमेंट करके, ये तो दूसरी बार बता रहे हैं। 113 है, साप्ताहिक पत्र क्रमशः यंग इंडिया व न्यू इंडिया संबंधित थे। तो ये संबंधित थे महात्मा गांधी व एनी बेसेंट से। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज कर देता है, तो ऐसे याद रखें आप। जो महात्मा गांधी थे, थोड़ा इनका फोटो आप देखते हैं, थोड़े बूढ़े टाइप दिखते हैं ये फोटो में, बूढ़े से, तो ये यंग इंडिया चाहते थे, मतलब थे बूढ़े लेकिन इंडिया यंग चाहते थे। एनी बेसेंट जो थी वो चूँकि आयरिश थी तो थोड़ा अपडेटेड थी, तो ये भी चाहती थी कि इंडिया न्यू हो। ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं।
बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कथनों पर विचार करें और कथनों से असत्य कथन को चुनिए। तो असत्य कथन इसमें डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने 1890 में गणपति उत्सव व शिवाजी उत्सव का आरंभ किया। यही गलत है, क्योंकि इन्होंने 1890 में नहीं, 1800 कितने में, 1893 में इन्होंने इसका जो है मनाए गए थे उत्सव। बाकी ए बी सी ऑप्शन सही है। 115 गांधी जी को किसने समझाया था कि वे आंदोलनों और पुरुषों तक ही सीमित ना रखें आंदोलन को, बल्कि महिलाओं तक भी विस्तारित करें। ये कहा था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ठीक। 116 में है क्वेश्चन कि एक क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को निर्ममता के साथ कुचलने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में किन क्रांतिकारियों ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया? तो ये संन्यास किसने लिया था? बिपिन चंद्र पाल ने और अरविंद घोष ने। राइट आंसर इसका सी हो गया। 117 है 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे। इनमें प्रमुख थे, तो प्रमुख थे इनमें संध्या, युगांतर, काल। ये राइट आंसर हो गया डी। 118 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दोनों गुट जो थे वो उदारवादी व गर्मपंथी गुट में अध्यक्ष पद को लेकर 1906 में तनातनी हुई। अंत में अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया? तो फाइनली अध्यक्ष पद के लिए चुना गया दादा भाई नौरोजी को। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द करने की घोषणा की गई? तो ये की गई थी अरुणडेल समिति के द्वारा। और बाकी आप समझो, कर्जन समिति और फ्रेजर समिति और लॉर्ड मिंटो तो देखो मोहल्ले मिंटो सुधार रिफॉर्म्स आए थे। कर्जन समिति लॉर्ड कर्जन के समय आई थी। और फ्रेजर समिति किससे संबंधित थी? आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 120 है भारत कायरतापूर्वक असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होते देखता रहे, इसके बजाय मैं उसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करूंगा। हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार्य समझता ये कथन निम्न में से किसका है? तो ये जो है महात्मा गांधी का है। 121वां है आंदोलन दे रखे हैं, परिणाम दे रखे हैं, तो किसके क्या परिणाम हुए? पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। देखिए जो बारदौली हुआ था 1928 में हुआ। खेड़ा और अहमदाबाद में लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो अहमदाबाद में ए पहले आता है, खेड़ा में के बनता है, तो के बाद में आता है। तो पहले अहमदाबाद हुआ था 1924 में, 1918 में, उसके बाद में खेड़ा हुआ था 1918 में। ठीक है, तो पहले अहमदाबाद फिर खेड़ा आएगा। और चंपारण 1917 में हुआ। तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, आंदोलन और उनके परिणाम क्या हुए। तो देखो पूछा कौन सही सुमेलन हैं। तो अहमदाबाद मजदूर हड़ताल जो हुई थी, इसमें मजदूरी में 35% की वृद्धि कर दी गई। चंपारण जो हुआ सत्याग्रह, इसमें 25% का मुआवजा दिया गया और इसका परिणाम निकला बाद में। और खेड़ा आंदोलन, इसमें गरीब किसानों से लगान वसूली पर रोक कर दी गई। बारदौली में लगान वृद्धि में 6.03% की कमी हुई। तो ये सभी सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मिनट। तो नेक्स्ट है 122। 1857 की क्रांति में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के बड़े व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि व्यापारियों को अधिकांश मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों के साथ होने वाले विदेशी व्यापार तथा आर्थिक संबंधों से होता था। 123 है सही सुमेलन बताना है। भारतीय राज दे रखे हैं, सहायक गठबंधन कब हुआ ये दे रखा है। तो हैदराबाद कौन सही सुमेलित ये बताना। हैदराबाद का 1793 में हुआ था क्या? तो 1798 में हुआ था, ये गलत हो गया। और मैसूर का 1798 में नहीं, 1799 में हुआ था, ये आपस में इन्होंने बदल रखे हैं। अवध का 1801 में हुआ। होलकर जो थे सहायक संधि को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, मराठा के होलकर थे। राइट आंसर का क्या हो गया? सी। 124 है निम्न में से किस संगठन ने काउंसिल के चुनावों में शामिल होने के अतिरिक्त कांग्रेस के सभी कार्यक्रम को स्वीकार किया? तो किसने स्वीकार किया था? स्वराज पार्टी ने। 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान, तो 1929 में आया था शारदा एक्ट। इसका प्रमुख जो प्रावधान था वो था इसमें लड़कों व लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करना। तो कितनी कर दी गई थी? लड़कियों की 14, लड़कों की 18। ठीक। 126 है इंडियन सिविल सर्विसेज में सफल होने वाले प्रथम भारतीय। तो ये प्रथम भारतीय जो थे वो 1863 में क्रैक किया था सत्येंद्रनाथ टैगोर ने सिविल सर्विसेज को, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। 127 है 1893 में कौन सी घटना जो है नहीं घटित हुई? तो
स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो सम्मेलन में गए। 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए। 1893 में भारत सचिव लॉर्ड किम्बरले ने ये व्यवस्था रखी कि सिविल सर्विसेज के सदस्यों में यूरोपियों की हमेशा एक पर्याप्त संख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। 1893 में ही सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हुई। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 1898 में हुई थी, ये गलत हो गया। राइट आंसर, घटित नहीं हुई कौन सी घटना, तो डी। 128 है, राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के अंदर वामपंथ के पोषक निम्न में से कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राइट आंसर 128 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 129 है, डेविड हेयर से संबंधित असत्य कथन बताना है। तो डेविड हेयर जो थे ये सन 1800 में एक घड़ीसाज के रूप में भारत आए। इन्होंने 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी देश में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में लगा दी। ये भी सही है, तीनों कथन ये सही है। राइट आंसर और इसका गलत कथन जो है वो डी है, इसीलिए राइट आंसर डी ही हो गया, क्योंकि असत्य कथन पूछा। ये आयरलैंड के निवासी नहीं थे भाई, ये निवासी थे स्कॉटलैंड के। आयरलैंड के कौन थे बताओ? आयरलैंड के एनी बेसेंट जी थी। 130वां क्वेश्चन है, जनजातीय आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो जनजातीय विद्रोह मूलतः जमींदारों और अंग्रेज़ों के विरुद्ध था। इसमें सही कथन पे विचार करना है आपको। तो दूर दराज के जंगल क्षेत्रों में रहने वाले जो आदिवासी लोग थे, इनको पहली बार ठक्कर बापा ने जनजातीय शब्द से संबंधित किया। इन लोगों का अपना कानून होता था, उनकी निर्भरता जंगलों पर होती थी। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाए गए नियम जनजातीय भावना के विरुद्ध थे। इन नियमों ने जनजातियों के सामाजिक संगठन को छिन्न भिन्न कर दिया और जनजातियों के कानून तथा संगठन में अंग्रेज़ों तथा बाहरी लोगों के हस्तक्षेप ने इन्हें आंदोलन करने पर विवश किया। ये कह रहे हैं कि मूलतः ये जमींदारों और अंग्रेज़ों के विरुद्ध था। तो मूलतः तो इनके लिए नहीं था, ये विदेशियों मतलब बाहर से जो इन्हें छेड़छाड़ कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उनके लिए भी था। तो पहला गलत हो गया। जनजातीय आंदोलन, अच्छा एक मिनट, असत्य कथन पूछा है ना, असत्य कथन, देखिए ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये मूलतः अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी था और जो बाहर से कर रहे थे उनके लिए भी था। तो पहला सही है, ठीक है। और दूसरा जो है ये स्वभावतः अहिंसक था, ये गलत है, क्योंकि अहिंसक नहीं था, ये हिंसक था। और अंग्रेज़ों द्वारा अधिरूपित नियम जनजातीय भावना के विरुद्ध थे, ये सही है। और अंग्रेजी नियमों ने जनजातीय के सामाजिक संगठनों को छिन्न भिन्न कर दिया, ये भी सही है। तो राइट आंसर का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 131 है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाने का सुझाव दिया था रक्षाबंधन दिवस के रूप में। तो रक्षाबंधन आने वाला है, आप भी मनाइए ऐसे। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। तो ये देखिए क्रोनोलॉजी को ऐसे ही याद रखिए। स्वराज पार्टी की स्थापना और जलियांवाला हत्याकांड दे रखा है 1919 का, चौरी चौरा कांड 1922, कांग्रेस लीग समझौता 1916। तो पहले कौन सा हुआ था, इसको क्रोनोलॉजी में लगाएंगे तो पहले 1916 में कांग्रेस लीग समझौता हुआ, तो यानी तीसरा वाला ये पकड़ो। और उसके बाद दूसरा जलियांवाला हत्याकांड 1919, फिर 1922 चौरी चौरा कांड, और फिर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, सबसे बाद में 1934 में हुई थी ना। राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 133 है, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित असत्य कथन बताइए। तो जो असत्य कथन है वो ये है कि हमारे देश की उच्च जातियों में पहली कानून हिंदू पुनर्विवाह जो है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1858 को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी देखरेख में हुआ था। यह असत्य है। क्यों असत्य है, देखो ये भी बता ही देता हूँ मैं। तो ये असत्य इसीलिए है क्योंकि 7 दिसंबर 1856 यानी उस टाइम कौन था, लॉर्ड कैनिंग, उसके समय पे हुआ था, ना कि 1858 में। 134 है, वर्ष 1850 में किसने विधवा विवाह समाज की स्थापना की थी? विष्णु शास्त्री पंडित ने। 135 है, निम्न में से सत्य कथन पर विचार कीजिए। तो सत्य कथन है, फकीर विद्रोह मूलतः धार्मिक विद्रोह था और गोमघर कुंवर के नेतृत्व में असम क्षेत्र में अहोम विद्रोह हुआ, ये सही है दोनों। और पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व मजमून शाह ने किया, ये भी सही है। मजमून जैसे पागल हो गए या मजनू हो गए, ऐसे याद रख सकते हैं आप। सन्यासी विद्रोह समाप्त करने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है, ये भी सही है। राइट आंसर डी हो गया। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए।
और अगर भूलने के चांसेस हैं तो नोट करते चलिए। लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था। तो क्यों खोला गया था ये भी पूछता है। तो नागरिक सेवा में आने वाले जो युवा हैं उनके प्रशिक्षण के लिए किसने खोला? लॉर्ड वेलेस्ली ने खोला। कहाँ खोला? कलकत्ता में। और बाद में किस वर्ष ये प्रशिक्षण की व्यवस्था कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैंड में हेलीबरी के अपने ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का काम आरंभ हो गया। तो बाद में इसकी जगह बदल दी गई। तो ये कब बदल दी गई इसकी जगह? 1806 में। निम्न कथनों में से असत कथन पे विचार कीजिए। तो असत कथन इनमें से कौन सा है? डी। लॉर्ड मैकाले ने अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित न्याय प्रणाली का भी समर्थन किया था। तो इसने जो है न्याय प्रणाली का समर्थन नहीं किया था। बाकी ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, किस आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी के संदर्भ में जस्टिस श्री एन श्रमफील्ड ने सज़ा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया? तो ये दिया था असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद, जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे असहयोग आंदोलन में। तब ये कब गिरफ्तार हुए थे? तो देखो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ और 1922 मतलब 4 फरवरी 1922 को हुआ। उसके बाद 6 साल बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। नहीं सॉरी 6 साल बाद नहीं, ये 4 फरवरी को हुआ था और 6 दिन बाद 10 फरवरी 1922 को। अभी तो बताया था ऊपर 10 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन नंबर 139 है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था ये लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। और 1909 का भारत परिषद अधिनियम लॉर्ड मिंटो के समय, और 1919 का भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय, और 1935 का भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया था। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। तो कब किया था ये आरंभ इन्होंने? ये किया था अगस्त प्रस्ताव के बाद। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को जो है अगस्त प्रस्ताव आया था और ये 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट किया था इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये पवनार आश्रम महाराष्ट्र से आरंभ हुआ। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू और तृतीय ब्रह्मदत्त। 141 है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित असत्य कथन पर विचार कीजिए। तो इसका जो असत्य कथन है इसमें वो है कि इस कंपनी में 1669 में अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ खोली? सूरत में खोली। तो ये पहली फैक्ट्री इन्होंने 69 में नहीं खोली थी, 1668 में खोली थी, लेकिन सूरत में ही खोली थी। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो गया। बाकी तो सब सत्य हैं। 142 है, 18वीं सदी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन इसमें नागौर के शेख साहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद अजमेर के राजा किया करते थे। तो ये इसमें असत्य हो गया, क्योंकि नागौर के शेख साहुल अहमद के पवित्र स्थान की जो मदद थे वो अजमेर के राजा नहीं बल्कि तंजौर के राजा किया करते थे। ठीक, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। असत्य पूछा है, राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन 143 है, मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समान परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में इतने सद्गुणों और खूबियों की संजोए रखा हो जो यहाँ के अधिकांश देशवासियों में पाई गई है। उपयुक्त कथन ये किसका है? तो ये कथन है जॉन मैल्कम का। 144 है, हैदर अली ने 1755 में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? कब की थी? 1755 में। तो ये की थी डिंडीगुल में। ठीक, किसकी मदद से की थी? फ्रांसीसियों की मदद से। क्वेश्चन 145 है, टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। ये कथन किसका है? तो ये कथन है सर जॉन सोर का। 146वां है, रणजीत सिंह से संबंधित असत्य कथन बताना है। तो देखिए सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हमने इसमें कवर की हैं। तो रणजीत सिंह जो थे इनसे संबंधित कथन बताना है। असत्य जो था तो इनकी फ़ौज एशिया की सबसे अच्छी फ़ौज मानी जाती थी। ये गलत है, क्योंकि इनकी फ़ौज एशिया में दूसरे नंबर पे थी, सेकंड नंबर पे। बाकी ये शुकरचरिया मिसल से थे और 1799 में लाहौर व 1802 में अमृतसर पर कब्जा किया और यूरोपीय की तरह शक्तिशाली और अनुशासित फौज इन्होंने तैयार की। ये तीनों सही हैं, चौथा इसका जो है गलत है, इसीलिए राइट आंसर डी सही हो गया। किसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान का फ़कीरों के पैरों की धूल अपनी लंबे सफ़ेद दाढ़ी में से झाड़ता था? तो कौन झाड़ते थे भाई दाढ़ी से धूल? ये झाड़ते थे रणजीत सिंह के बारे में ये कथन कहा जाता है।
148 में है कांग्रेस के अपने लखनऊ अधिवेशन में क्या क्या हुआ। तो इनके अधिवेशन में जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया गया। 149 है पानीपत की तृतीय युद्ध के बाद 1761 में पेशवा कौन बने थे। तो 1761 में पेशवा जो बने थे वो माधवराव बने थे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया इसका, बी। और 150वां और ये लास्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध ने ये फैसला नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, बल्कि ये तय कर दिया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। राइट आंसर पानीपत का तृतीय युद्ध है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और टेस्ट सीरीज से ऐसे ही जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने जो शेड्यूल बताया है उसके हिसाब से हम डेली अपलोड करते रहेंगे टेस्ट को, और भी कोचिंग के इम्पोर्टेंट टेस्ट को, फुल रैंक टेस्ट को हम अपलोड करते रहेंगे BPSC 69th के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।